बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालिम किस्त नंबर 17। लाइट भी चलेगी तो बड़ी क्लियर आवाज़ आएगी आज। बाब नंबर 6। बाज गश्ते दुख्तर। दुख्तर यानी बेटी। उसने देखा भूरी लकड़ी से बना 2 मंजिला घर है। ताज़ा बेरोगन लकड़ी, मखरूती छतें, ऊपर बालकोनियाँ हैं। अंदर एक खुला सा सहन है। एक तरफ कुआं है और बालाई मंजिल के कमरों में पिछली खिड़कियाँ सहन में खुलती दिखाई दे रही हैं। कोने वाले कमरे की खिड़की में कोई खड़ा है, कोई हिवला सा, जैसे कोई दराज कद तवाना मर्द हो, और वो नीचे देख रहा है जहाँ सहन के कोने में एक नस्वानी वजूद खड़ा है। उसने मखमली चोगा पहन रखा है जो शहजादियाँ सफ़र में पहना करती थीं। उसकी खिड़की की तरफ पुश्त है, बालों पे रेशमी ओढ़नी ले रखी है और सर पे जमे ताज की पुश्त दिखाई दे रही है। चोगे के आस्तीनों से निकलती सफ़ेद बाहों में सोने और हीरे के कंगन हैं। खूबसूरत हाथों में जमुर्द और याकूत जुड़ी अंगूठियां हैं, और वो हाथ महारत से मट्टी और गारे से चबूतरे पे कुछ बना रहे हैं। अंदाज से लगता है कोई मुजस्मा है, और वो लड़की, वो शहजादी, वो मुजस्मा बनाते हुए बार बार रुकती है, गर्दन ज़रा सी मोड़ती है। शक्ल अभी भी दिखाई नहीं देती, बस माथे के ऊपर ताज का कोना कंपटी से झलकता है। बार बार गर्दन मोड़ने की ख्वाहिश के बावजूद वो वापस चेहरा फेर जाती है, जैसे वाकिफ़ है इस बात से कि ऊपर खिड़की में कोई उसे देख रहा है। फिर दफादन सर झुका के हल्का सा हंसती है और गर्दन मोड़ने लगती है, और किसी धुएं की तरह ख्वाब फिजा में तहलील हो जाता है। अगला मंजर। तो को मैं घर ख़रीदना चाहती हूँ। ये फ़िक्रा लबों से निकालने से चंद मिनट कबल तालिया ने यह ख्वाब देखा था। जिस वक्त वो दालान में दाखिल हुई थी, वो गर्दन ऊपर उठाए बालाई मंजिल को देख रही थी, और अंदर फ़ाते और असरा तलखी से उसके बारे में बात कर रहे थे। उस वक्त तालिया की नज़रों के सामने वो मंजर किसी ख्वाब की तरह चलने लगा था। कदीम ज़मानों की सर्दी लिए ये घर मुख्तलिफ नज़र आता था तब। अब वो जो मुजस्मा बनाती शहज़ादी जो ऊपर खड़े शख्स की निगाहों से वाकिफ़ थी, वो और इसके अंदाज की शोखी और हल्की सी हंसी सफ़ेद जल्द और ज़ेवरात बता देते कि वो इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत होगी जितना तारीख़ की किताबों में लिखा था। वो ख्वाब से चौंकी तो ख़ुद को सनबाव के घर में खड़े पाया। फ़ाते और बच्चे बाहर आ गए थे, और अब फ़ाते मुजस्मे के बारे में बता रहा था। फिर गुफ्तगू का रुख शहज़ादी ताशा की तरफ मुड़ गया, और असरा बताने लगी कि किस तरह वो यहाँ मुजस्मा बनाती थी, मगर असरा नहीं जानती थी कि तालिया को बाज़ दफ़ा दूसरे लोगों के बारे में भी ख्वाब या विज़न नज़र आ जाते हैं। इस कदीम मकान में 600 बरस कबल शहज़ादी किससे मिलने आती थी वो देख चुकी थी। इसलिए जब इसने मुदाखलत करके बताया कि शहज़ादी सनभाव के लिए इधर नहीं आती थी, तो ये अंदाज़ा नहीं था, ये विजदान था। फ़ाते जुलियाना के साथ मसरूफ़ हो गया और असरा तस्वीर बनाने लगी तो वो कुएँ तक आई। अंदर नीचे उतरने के लिए निशान बने थे, पानी अब भी कुएँ में मौजूद था। वो मुस्कुराई और पलटी। तो को मैं घर ख़रीदना चाहती हूँ, एलानिया बुलंद सा बोली तो सहन में मौजूद हर शख्स चौंका। फ़ाते जो झुक के बेटी से बात कर रहा था, चंद लम्हे साकत सा झुका रहा, फिर सीधा हुआ और उसे देखा तो चेहरा संजीदा था। एक्सक्यूज़ मी, मैं ये घर, अतराफ़ में इशारा किया उंगली से, ख़रीदना चाहती हूँ। वो उसकी आंखों में देख के मुस्कुराई। और तुम्हें किसने कहा ताशा कि मैं ये घर बेचना चाहता हूँ? आपने कल सुबह ही इसको मार्केट पे डाल दिया था। मलाके के तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स वाकिफ़ हैं, तो मैं क्यों नहीं होंगी? मगर मैं तुम्हें घर नहीं बेच सकता। वैसे चंद कदम के फासले पे क्यारी के साथ खड़ा था। दोनों के दरमियान सुर्ख ईंटों का पक्का सहन हायल था। क्यों? क्योंकि तुम इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। वो हल्का सा मुस्कुराया, इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट। आपको क्यों लगा मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकती? क्योंकि मेरा नहीं ख्याल तुम्हारा बैंक बैलेंस इतना है जितना तुम बताती हो। असरा जो मोबाइल ऊंचा किए बालाई कमरे की तस्वीर उतार रही थी, इस बात पे गर्दन मोड़ के तादीबी नज़रों से फ़ाते को देखा जो ताले की तरफ मुतवज्जे था। वाकई, वो सर को खम देकर सादगी से मुस्कुराई। मेरा बैंक बैलेंस वाकई इतना नहीं जितना बताती हूँ। उसकी आंखों में देख के वक्फा दिया। बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है तो को।
ओह, यानी असासे छुपाती हो तुम। फिर तो पूरा टैक्स भी नहीं देती होगी। ये दोनों जराइम हैं। मेरी हुकूमत में तुम जेल जाने वाले पहले लोगों में से होगी। अफसोस से बोला और पलट गया। तालिया उसे देख के रह गई। अब वो अंदर जा रहा था। वो मजाक कर रहा था। असरा ने तस्वीर उतारते हुए वजाहत दी तो वो चौंकी, फिर जबरन मुस्कुराई। वान फादे के साथ गुजारा करना भी एक आर्ट है, नहीं? असरा हंसी और सर झटका। वो बहुत अच्छा शौहर, बाप और सियासतदान है। खुदा करे वो इतना ही अच्छा मेज़बान भी बन जाए। असरा बोली नहीं, सिर्फ दिल में सोचा। तभी फ़ोन बजने लगा। तालिया ने निकाल के देखा तो एडम का नाम जल बुझ रहा था। कॉन्ग हू का फ़ोन है। नीलामी के बारे में जानना चाहते होंगे, मैं ज़रा उनको सुन लूँ। मुस्कुरा के स्पेंटर का नाम लिया जिसके बारे में असरा को बताया था कि नीलामी पे मदऊ कर रखा है, और फ़ोन कान से लगाए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हाँ बोलो। घर से बाहर निकले तो सड़क पे इक्का दुक्का गाड़ियाँ गुजर रही थी। इर्द गिर्द शॉप्स और रेस्टोरेंट बने थे। ठंडी सी छाया में घिरी साफ सुथरी सड़क जिस पे कदीम घरों को सुर्ख सफ़ेद पेंट करके डोल्स हाउस की तरह नया बना दिया गया था। दुकानों के आगे छतरियाँ लगी थी जहाँ लोग कुर्सी मेज़ों पे बैठे चाय कहवे पी रहे थे। ऐसे में फुटपाथ पे चलते हुए फ़ोन पे एडम को सुनी गई जो कह रहा था, क्या हम मिल सकते हैं? हाँ, मगर शाम को। मैं भी घर पे नहीं हूँ। मैं जानता हूँ आप मलाका में हैं, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। तालिया चौंकी। मेरी जासूसी करने लगे हो क्या? नहीं, हाँ, शायद। अच्छा, हम कहाँ मिल सकते हैं? तुम क्यों मिलना चाहते हो एडम? क्या आपको वो सिक्का नहीं चाहिए? तालिया सवाल पे खामोश हो गई। गाड़ियाँ साथ से गुजर रही थी और वो फुटपाथ किनारे आगे चलती जा रही थी। सिक्का साथ ला रहे हो? जी, क्योंकि ये ख़जाना मलाका में ही है ना। तालिया मुराद रुक गई, बिल्कुल साकत शल। खामोश क्यों हो गई आप चेतालिया? चाबी का दूसरा हिस्सा आपके पास है लेकिन सिक्का मेरे पास है। और ख़जाना मलाका में। इतना मुश्किल नहीं था गेस करना। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, ये सिक्का सरकार की अमानत है। उसने कहने की कोशिश की। हम कहाँ मिल सकते हैं चेतालिया? वो बेचैनी से बोला। वो चंद लम्हे सोचते रही, बोली नहीं। अगर आपको सिक्का चाहिए तो आपको मुझसे सच बोलना होगा। सच आपको आज़ाद कर देगा चेतालिया। वोंगली के कुएं पे मुझसे मिलो। कौन सा कुआं? जो वोंगली के घर में है? सनबाओ का घर? नहीं स्टूपिड, वो तो फातेह साहब का घर है। मैं बुकीत चीना पहाड़ी की बात कर रही हूँ जहाँ वोंगली ने कुआं बनवाया था जिसका पानी 500-600 साल से खुश्क नहीं हुआ। 557 साल चेतालिया। और इसको वांगली का कुआं नहीं कहते, ये नाम सयाहों ने गलत आम कर रखा है। वो कुआं वांगली ने शहजादी यान सूफो के लिए बनवाया था, उसको यान सूफो का कुआं कहते हैं। तुम्हें इतना कैसे मालूम है? क्या आप किताबें नहीं पढ़ती चेतालिया? वो गहरी सांस लेकर बोला था। अब इसका क्या करूं? कॉल ख़त्म करके वहीं फुटपाथ किनारे खड़ी सोचती रही। फिर मुड़ी तो सामने एक दुकान के आगे तनी छतरी की तले कुर्सियाँ मेज़ बिछी थी। वहाँ आमने सामने दो बूढ़े बैठे शतरंज की बिसात दरमियान में रखे गौर व फिक्र कर रहे थे। वो आगे आई और उनके एन सर के ऊपर झुकी सोचती नजरों से बसात देखी। अगर सियाह वाली फौज अपने इस प्यादे को एक कदम चलाए। वो दो उंगलियों से प्यादा उठाया तो दोनों ने चौंक के गर्दनें उठाई। सफ़ेद हैट वाली लड़की बोर्ड को देखते हुए कह रही थी, और सफ़ेद फौज अपने फीले के ज़रिए सियाह घोड़े को मार दे तो सियाह रुख इस फेले को मार देगा, और सफ़ेद प्यादा यूं चल जाए तो सियाह मलका का रास्ता साफ हो जाता है। और ये कर दिया सियाह मलका ने सफ़ेद बादशाह को शहमात। उसने झुके झुके 2-3 गोट चलाए और सीधी होके मुस्कुराई। फिर सियाह फौज के बूढ़े मालिक को देखा जो हक्का बक्का बैठा था। हर वक्त दिफाई अंदाज में खेलना अच्छा नहीं होता। जब आपको लोग कोने से लगाने तो जारहाना हिकमत अमली अपनानी पड़ती है। प्यादे को मलका बनना पड़ता है। यू आर वेलकम अंकल। हेड को तिरछा करते हुए सर झुका के ताजीमन बोली और मुड़ गई। सफ़ेद फौज का मालिक बूढ़ा परेशान सा बसात को देख रहा था। मगर मेरा दूसरा सफ़ेद घोड़ा जो रास्ते में हायल था वो कहाँ गया? और फुटपाथ पे आगे बढ़ती तालिया ने मुट्ठी में दबाया सफ़ेद घोड़ा मुस्कुरा के फिजा में उछाल दिया। ईमानदारी से भी कोई जीत सकता है भला, वो भी इस दुनिया में। अब वो वापस सुर्ख लकड़ी के रोगन ज़दा घर की तरफ जा रही थी। उसे असरा से इजाज़त लेकर होटल जाना था।
और शाम को ख़जाने के बारे में अगला लाहे अमल तैयार करना था। ये तो तय था कि वो ख़जाना लिए बगैर मलाका से वापस नहीं जाएगी। सनबाओ के घर के दरवाजे के सामने वो रुकी और गर्दन ऊपर उठाई। बालाई कमरों की बालकोनियाँ सड़क की तरफ खुलती थीं। अंदर सहन में इन कमरों की खिड़कियाँ थीं जहाँ से शहजादी मुजस्समे बनाते वक्त ऊपर मौजूद शख्स को देखती थी। मगर क्या वो यहाँ बालकोनी में भी बैठता होगा जब दूर से एक घोड़े पे शहजादी ताशा आती होगी? उसने गर्दन मोड़ के शुमाल की सिमत देखा। अभी तो यहाँ दुकानें थी और उनके पीछे कुछ दिखाई ना देता था, लेकिन वो जानती थी कि महज चंद मील के फासले पे मलाका सल्तनत का महल वाक़ था। जो मुल्क आज मलेशिया था, वो किसी ज़माने में एक बड़ा सा मुल्क था जो सल्तनत मलाका कहलाती थी। मलेशिया के आसपास की रियासतें भी उसमें शामिल थी। 16वीं सदी में जब मलाका पे पुर्तगाल ने कब्ज़ा किया तो इस महल को जला डाला। फिर डच आए और गुज़श्ता सदी में अंग्रेज़ 1957 में मलेशिया को आज़ादी मिली और अब मलाका उसकी सिर्फ एक रियासत थी। महल तो सदियों पहले जला दिया गया था, मगर चंद बरस कबल मलेशिया की हुकूमत ने पुरानी किताबों और नक्शों की मदद से महल का खाका निकाला और इसे हूबहू वैसा ही तामीर करवाया। अब वो एक म्यूज़ियम था। किसी ज़माने में शहजादी ताशा वहीं तो रहती होगी। वो बालकोनी को देखे गई, जाने कौन होगा यहाँ जिसके लिए बंदहारा की खूबसूरत बेटी आया करती थी। यकीनन कोई जरी मर्द होगा। वो जितनी हसीन, तरहदार और लायक थी, किसी आम मर्द के लिए नहीं आएगी। पता नहीं क्या कहानी होगी उसकी। वो सोगवार मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ गई। उसे मालूम था वो कभी इसकी दास्तान नहीं जान पाएगी। जाहिर है वो गलत थी। तालिया अलविदाई कलमात कह के चली गई तो असरा ऊपर आई, बैरूनी जीने अबूर करके बालकोनी पार की और पहले कमरे में दाखिल हुई। तवक्को के ऐन मुताबिक वो वहीं मौजूद था। कमरा सादा था। एक तरफ सिंगल पलंग बिछा था, दूसरी जानिब अलमारी थी। फातिह इस वक्त दीवार के सामने खड़ा था जहाँ खिड़की थी। असरा की जानिब पुश्त किए वो नीचे सहन में मुजस्समे को देख रहा था। बच्चे खाना बाहर खाना चाहते हैं, चलोगे? उसे नरमी से पुकारा। वो बेतवजही से नीचे देखता रहा। इस घर को बेचना मुश्किल लग रहा है क्या फातिह? वो उसके कंधों के पीछे आ खड़ी हुई। नीचे सहन और कुआं साफ दिखाई देता था। नहीं तो मैं यहाँ कम रहा हूँ। कभी छुट्टियों में आते तो मैं एक कमरा ले लेता था, 4-5 माह में एक आध दिन के लिए। मत जाहिर करो कि तुम्हें इसको बेचने से फ़र्क नहीं पड़ता। वाकई फ़र्क नहीं पड़ता, बेच ही रहा हूँ, ढा नहीं रहा। बाहर देखते हुए उसने शान उचकाए। नए मालिक ढा देंगे, कोई कॉफ़ी शॉप, कोई टी हाउस बना देंगे इसको। फातिह ने जवाब नहीं दिया। वो नीचे देखता रहा। सीने पे बाजू लपेटे उसकी सियाह आंखें मुजस्समे पे जमी थी। जीन्स के ऊपर सफ़ेद शर्ट पहने, बाल माथे पे बकेरे, वो आम दिनों से मुख्तलिफ लग रहा था। फातिह, रेस्तोरान, उसे याद दिलाया तो गहरी सांस लेकर उसकी जानिब घूमा। मैं कुछ ऑर्डर कर लूँगा, तुम जाओ। मौसम ख़राब लग रहा है, तुम्हें फिर वापस भी जाना होगा। असरा चंद लम्हे तफक्कुर से उसे देखी गई। हाँ, हम लंच करके वापस चले जाएंगे, मौसम अच्छा नहीं है। लेकिन तुम कब आओगे? मैं रात तक आऊँगा। अकेले क्या करोगे इधर? वो कदे तशवीश से उसे देख रही थी। फातिह ने मुस्कुराते हुए अतराफ़ में देखा। अकेला कहाँ हूँ? अनकरीब अशर मशहूर करने वाला है कि इस घर में भूत प्रेत भी रहते हैं। असरा की आंखें हैरत से पूरी खुल गईं। तुम्हें कैसे मालूम? और किस तरह किसी प्रॉपर्टी की कीमत गिराई जाती है? तुम्हें लगता है मैं उसके तरीक़ों से वाकिफ़ नहीं हूँ? अब रोज का आके मुस्कुराया, सीने पे बाजू लपेटे वो बेफिक्र लग रहा था। असरा की पेशानी पे सलवटें पड़ी। क्यों ऐश के बारे में ऐसे अंदाज़े लगाते हो फातिह? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। मगर वो हमेशा से ही ऐसा था। दिखावे के साथ यही मसला होता है, कभी न कभी खुल जाता है। शाने ज़रा से उचकाए, गोया उसे परवाह नहीं थी। असरा ने ज़ब्त से गर्दन गहरी सांस ली। खैर, जो भी करो, तुम्हारी सियासत तुम दोनों जानो। हम लंच करते ही वापस निकल जाएंगे, तुम कुछ ऑर्डर कर लेना। श्योर। वो बेपरवाह था, या शायद काने। असरा ने एक अलविदाई नज़र उस पर डाली और बाहर निकल गई। कुछ देर बाद जब वो और बच्चे कार में बैठ रहे थे, वान फातिह ऊपर बालकनी में खड़ा था। ऐनक लगाए वो झुक के मोबाइल पर टाइप कर रहा था। अभी गली में लोगों की नज़र उस पर नहीं पड़ी थी, वरना वो तानता बनता कि खुदा की पनाह
फ़ातिह। कार के दरवाजे खोलते वक्त असरा ने उसे पुकारा तो फ़ातिह ने सर उठाया, फिर उनको देख के मुस्कुराया और ऐनक उतार दी। खुदा हाफिज़। दाएं हाथ उठा के अलविदा कहा। सिकंदर ने खुदा हाफिज़ डैड पुकारा और जुलियाना ने मुस्कुरा के हाथ हिलाया। वो तीनों अंदर बैठ गया और वो मुस्कुरा के उनको देखता रहा। सिकंदर की नज़र उसी पे जमी थी। बार बार फिक्रमंदी से वो बाप को देखता था जो रेलिंग पे दोनों हथेलियाँ रखे झुक के उनको देख रहा था। मामा, हमें डैड को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। कार आगे बढ़ गई तो वो बेचैनी से पीछे मुड़ के माँ से बोला, बेटा तुम्हारे डैड 48 साल के हैं, बेफिक्र रहो, वो रास्ता नहीं भूलेंगे और बिल्कुल भी नहीं खोएंगे। उनको भी कोई स्पेस चाहिए। वो जो सेलफोन पे लगी थी कदरे उकता के बोली तो सिकंदर गर्दन मोड़ के सड़क किनारे भागते दरख्तों को देखने लगा। उसका दिल ख़राब हो रहा था, पता नहीं क्यों। क्या बड़े लोग रास्ता नहीं भूलते? अगला मंजर मलाका का दारुल-हुकूमत मलाका शहर था जो समंदर किनारे वाक़ था। जिस होटल में तालिया ने कमरा लिया था उसकी खिड़कियाँ साहिल की तरफ खुलती थी। साहिल फ्रेंच विंडो पे बड़े सफ़ेद पर्दे हवा से फड़फड़ा रहे थे और नीचे ठाटे मारता समंदर दिखाई दे रहा था। बेड पे उसका सामान बिखरा पड़ा था और वो सामने खिड़की थी। हाथ में एक बैग पैक था जैसे स्कूल कॉलेज जाने वाले कंधों पे पहनते हैं। वो कुछ चीज़ें निकाल के उस बैग पैक में रख रही थी। रस्सी, टेप, चंद औजार, पैसे, क्रेडिट कार्ड्स, ग्लव्स। छोटे से बैग पैक को भरने के बाद वो रूम फ्रिज तक आई और अंदर से पानी की बोतल निकाली, कोका कोला कैन और चंद चॉकलेट बार। इतनी कैलोरीज। चॉकलेट वापस रख दी, पानी और कोका कोला बैग में डाल दिया। एक तेज धार खंजर रखा, टीजर यानी करंट लगा के बेहोश करने का आला, काली मिर्च का स्प्रे और ऐसे तमाम लवाजमात जो वो किसी भी वारदात के वक्त अपने साथ रखती थी इसमें डाले और जिप बंद की। फिर उसे कंधों पे पहना और ख़ुद को आईने में देखते हुए सनग्लासेस आंखों पे चढ़ाए। तभी मोबाइल बजा। एडम कुएं पे पहुंच चुका था। वो उसे वहीं रुकने का कह के बाहर निकल आई। जहन तेज़ी से मुख्तलिफ मुमकिनात को सोच रहा था। अगला मंजर मलाका के साहिल का यह हिस्सा अलग थलग सा था। यहाँ ऊंची चट्टानें थीं और नीचे समंदर बहता नज़र आ रहा था। लहरें उमड़ उमड़ आती और चट्टानों से सर पटक के वापस लौट जाती। यहाँ इक्का दुक्का लोग नज़र आते थे। दूर तक रेत सुनसान पड़ी थी। ऐसे में एक चट्टान के ऊपर वान फ़ातिह खड़ा था। उसकी सफ़ेद शर्ट हवा की बारिश फड़फड़ा रही थी। वो दोनों हाथ कमर पे रखे दोनों हाथ कमर पे रखे समंदर को देखते हुए सोगवार सा मुस्कुरा रहा था। लहरों की झाग में शक्लें बन के उभरती और उभर के मिटती थी। बहुत सी यादें गोया उमड़ती चली आ रही थी। 6 साल गुजर गए, 6 साल और 1 दिन, और कोई नहीं जानता था कि आरियाना के साथ उस रोज़ क्या हुआ था सिवाय वान फ़ातिह के। उसे एक लम्हा याद था, आखिरी दिन जब इन दोनों ने मलाका में साथ गुजारा था। मलाका आके सबसे पहले वही याद आती थी। मलाका से जाते वक्त सबसे आखिर में भी वही याद आती थी। वो एक नम सुबह थी। सनबाव के घर में छाया सी थी, आसमान बादलों से ढका था। ऐसे में सहन में वो बैठी थी। नन्ही आरियाना इस मुजस्मे के करीब पंचों के बल बैठे वो इसके पाँव देख रही थी। लंबे बाल कमर पे बिखरे थे। वो चीनी नकुश वाली गोरी सी लड़की थी जिसकी आंखें मोटी मोटी थी। वो इसकी पुश्त पे आ खड़ा हुआ। आरियाना ने गर्दन मोड़ी तो देखा फ़ातिह मुस्कुरा के उसे देख रहा है। टी शर्ट और जीन्स पहने वो छुट्टी वाले लापरवाह हुलिये में लगता था। क्या तुम्हें भी सनबाव पसंद है? वो पंजों के बल ईंटों वाले फर्श पे बैठा। आरियाना ने वापस चेहरा मुजस्मे की तरफ मोड़ लिया। डैड, क्या यह आदमी असल में था या कोई? बेटा, इसका नाम वांगली था। इसका मुजस्मा क्यों बनाया शहजादी ताशा ने? क्योंकि वो शहजादी थी और शहजादियाँ अपनी मर्जी की मालिक होती हैं। ऊपर बादल जोर से गरजे और यकायक मोटी मोटी बूंदें सहन में गिरने लगी। काश मैं भी शहजादी होती। वो हंस दिया। तुम्हें क्यों लगा कि तुम शहजादी नहीं हो? सुर्ख ईंटों वाला सहन बारिश में भीग रहा था और वो दोनों पंजों के बल साथ साथ बैठे थे। क्योंकि आप बादशाह नहीं हैं। वो हथेलियों पे चेहरा गिराए उदास नजर आती थी। ताशा का बाप भी बादशाह नहीं था, बंदा हारा था। वो क्या होता है? प्रधानमंत्री यानी वज़ीर आज़म। वो चौंक के उसे देखने लगी। अगर आप प्रधानमंत्री बन जाएं तो मैं खुद ब खुद शहजादी बन जाऊंगी। हाँ। वो खड़ा हुआ और झुक के उसे अपने बाजू में उठा लिया। आरियाना किसी और सोच में लगती थी। मगर ये तो चीटिंग हुई।
शहजादी तो बाय बर्थ शहजादी होती है, ऐसे ही कोई थोड़ी शहजादी बन जाता है। वो भीगी हुई बच्ची उसके गर्दन के गिर्द बाजू हमाइल के सर उसकी आंखों पे रखे बोली। वो उसे उठाए अंदर बरामदे में ला रहा था। ये चीटिंग नहीं है। बरामदे में आके वो ठहरा और आर्याना को नीचे उतारा। वो फर्श पे खड़े होती हैरत से सर उठा के उसे देखने लगी। चीटिंग नहीं है तो और क्या है? धांधली, वो संजीदगी से बोला और दोनों हंसी। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसे नंबर देखा। अंदर आ जाओ मामा के पास और अब बारिश में नहीं भीगना। वो ताबेदारी से अंदर जाने लगी, फिर रुकी। कल हम केबल कार यानी चेयर लिफ्ट पे जाएंगे ना डैड? फातिह ने सिर्फ सर हिला दिया और फ़ोन कान से लगाते हुए बरामदे के दूसरे सिरे तक चलता आया। चेहरे पे संजीदगी छा गई थी। कहाँ हो फातिह? मर्दाना आवाज़ दोस्ताना आवाज़ में सुनाई दी। मैं छुट्टी पे मलाका आया हुआ हूँ। क्यों? वह बरामदे के सतून के साथ आ खड़ा हुआ। ऊपर मखरूती छत के किनारे से पानी टपक टपक के नीचे गिर रहा था। सामने सहन भीगता दिखाई दे रहा था। फातिह, वो कोई सियासी दोस्त तजब्जुब से बोला। सूफिया साहबा एक पैगाम देना चाहती थी। प्रधानमंत्री की बेटी सूफिया रहमान साहिबा? वो इस्तेसाई मुस्कुराया। ये उन दिनों की बात है जब सूफिया रहमान के बापा मुल्क के वज़ीर आज़म थे। हाँ, उनका कहना है कि अगर तुम और तुम्हारे साथ करीबन 20 मेंबर पार्लियामेंट। मेरा जवाब ना में है। तुमने अभी इनकी पेशकश सुनी ही नहीं है। अच्छा है नहीं सुनी, क्योंकि सुन लूँगा तो इस पर गवाह बन जाऊँगा और अगला जलसा जहाँ भी करने जाऊँगा वहाँ लोगों के सामने दोहरा दूँगा कि सूफिया रहमान कैसे लोगों को अपने अलायंस में शामिल होने के लिए धमकाती हैं। वो मुल्क के अगले वज़ीर आज़म हैं, उनकी बात तो सुन लो। एकदम बारिश की बौछार इतनी तेज़ हो गई कि मुजस्मे पे गिरते कतरों की तड़तड़ाहट से सारा आंगन गूंज उठा। मैं ज़रूर सुनता अगर मुझे सूफिया के साथ बैकडोर डील करनी होती। यही कहना चाहती होगी ना कि वो मैं 20-25 लोगों के साथ बारिश से नेशनल छोड़ के उसकी पार्टी में आ जाऊँ और वो मुझे वज़ीर बना देगी। अभी इलेक्शन में 2 साल पड़े हैं, वो अभी से अपनी हुकूमत के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर रही है। दोस्तों, वो सतून से टेक लगाए खड़ा, मोबाइल कान से लगाए बेनियासी से कह रहा था। सूफिया रहमान एक ख़तरनाक औरत है। सूफिया रहमान एक बुज़दिल औरत है और उसे शायद भूल गया है, मगर हम दोनों यूनिवर्सिटी में साथ पढ़े हैं। उसको कहना मुझे ये भी याद है कि वो कैसी थी और ये भी कि मैं कैसा था। उसे मुझे ऐसी ऑफ़र देते हुए शर्म आनी चाहिए। बीएन का एक रुकन भी उसकी तरफ नहीं जाएगा। तुम्हारी जगह कोई भी होता वो इस ऑफ़र को कबूल कर लेता। तुम्हारे ख्याल में ऐसी ऑफ़र्स मुझे पहले कभी नहीं दी गई? अगर मुझे दूसरों के साथ समझौते करके वज़ीर आज़म बनना होता तो कब का बन चुका होता। मेरा ख्वाब है कि मैं अपने मुल्क का वज़ीर आज़म बनूँ और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये एक अजीम ख्वाब है, अपने मुल्क की आला तरीन सतह पर नुमाइंदगी। लेकिन मुझे स्ट्रगल करके वज़ीर आज़म बनना है। और हाँ, सूफिया से कहना उसे जो करना है कर ले। उसके बापा और उसको लोगों को ख़रीदने की आदत हो गई है, आदत बदलने में वक्त लगेगा। उसे मोबाइल रखा और गर्दन निकाल के आसमान को देखा। वो स्याह पर्दा बर से जा रहा था जैसे रोने लग गया हो। ज़ारो कदार आजवान फातिह चट्टान के ऊपर खड़ा था, हाथ जेबों में थे और सुगवार मुस्कुराहट से समंदर को देख रहा था। लहरों में बनती झाग में दिखाई देता मंजर बदल रहा था। वह सरसब्ज़ ऊंची पहाड़ियाँ थी जहाँ ऊंचे खंभों की मदद से तारों पर लटकती केबल कार यानी चेयर्स लिफ्ट नीचे आती दिखाई दे रही थी। पहाड़ी पे ट्रैक भी बना था जहाँ हाइकिंग के शौकीन लोग चढ़ते उतरते दिखाई देते थे, मगर ऐसे लोगों की तादाद कम थी। ज़्यादा लोग ऊपर केबल कार में बैठ के सफ़र करना पसंद करते थे। असरा अशअर और सिकंदर के साथ ऊपर केबल कार पे चली गई थी, जबकि आर्याना के शौक फातिह जैसे थे। उसे कुदरत के करीब जंगलों और पहाड़ों में पैदल चलने में मज़ा आता था। ट्रैक पे जाने से पहले आर्याना पॉपकॉर्न का स्टॉल देख के मचल गई। मुझे ये खाने हैं। अभी वापसी भी खाना तो खाओगी ना, फिर ये क्यों? वो हल्का सा खफा हुआ। जवाब में उसने पूरा चेहरा उठाया और बड़ी बड़ी आंखें झपक के उससे देखा। बोली कुछ नहीं। अच्छा खा लो। फातिह ने गहरी सांस ली और जेब से बटुआ निकाला, फिर आर्याना का हाथ पकड़ा और उसे पॉपकॉर्न स्टॉल तक ले आया। उसे मीठे पॉपकॉर्न पसंद थे, कैरेमल वाले। पूरा पैकेट भर के लिया और अपनी लंबी जैकेट की जेब में डाल दिया। मैं इनको वापसी में खाऊंगी, मगर ये तब तक ठंडे हो जाएंगे बेबी। पॉपकॉर्न गर्म खाए जाते हैं।
इससे मेरी जैकेट गर्म हो जाएगी ना। कहने के साथ उसने 2-3 दफ़ा पलकें झपकाई। फातिह मुस्कुरा दिया और उसका हाथ थाम लिया। कुछ देर बाद वो दोनों सरसब्ज पहाड़ी पे ऊपर चढ़ रहे थे। उसने जीन्स मटेरियल की शर्ट पहन रखी थी और आर्याना ने पतली सी सफ़ेद जैकेट, नीचे सफ़ेद फिराक और सफ़ेद ही चराबी थी। जॉगर्स भी सफ़ेद, सर पे हेयर बैंड पहने वो छोटी सी परी लगती थी। मैंने सुबह मामा को कहा कि जब आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मैं शहजादी बन जाऊंगी। और मामा ने क्या कहा? वो मुस्कुराहट दबाए जॉगर्स की मदद से ऊपर चढ़ रहा था। उन्होंने कहा सिर्फ मैं शहजादी क्यों बनूंगी, जुलियाना भी बनेगी। वो हंस दिया। असरा को उससे शिकायत होती थी कि वो आर्याना और जुलियाना में फ़र्क करता है। ऐसी बात नहीं थी, आर्याना बड़ी थी तो ज़्यादा करीब थी। हाँ जाहिर है जुलियाना भी बनेगी। उसे गर्दन उठा के ऊपर देखा। वो सरसब्ज पहाड़ियाँ थी जहाँ बादल नीचे तक उतरे हुए थे। उनके सरों के ऊपर से केबल कार गुजर रही थी। कितना खूबसूरत था उसका मुल्क। वो फ़ख्र से मुस्कुराया। आपको जंगल और पहाड़ अच्छे लगते हैं डैड? वो उसका हाथ पकड़े चलते हुए पूछ रही थी। बहुत ज़्यादा। मैं हर साल सबाह के जंगलों में शिकार के लिए जाया करता था। अब कुछ अरसे से नहीं जा सका मगर दिल चाहता है। पार्लिमान और कोलालमपुर की मसरूफ़ ज़िंदगी से बिल्कुल कट के कुछ दिन पहाड़ों में गुजारने का। आपको ऐसी जगहों पे क्यों मज़ा आता है? क्योंकि जो मलाह तूफ़ानी बारिश में समंदर में कश्ती लेकर नहीं निकलते वो कभी अच्छे मलाह नहीं बन सकते। इंसान को हर रोज़ ख़ुद को किसी चैलेंज के सामने पेश करना होता है ताकि वो उससे बहुत कुछ सीख के निकले। आर्याना को बात समझ नहीं आई मगर उसे सर हिला दिया। वो दोनों साथ साथ ऊपर चढ़ते जा रहे थे कि अकब से आवाज़ आई, इंचे फातेह, आर्याना। वो दोनों एक साथ पलटे। नीचे से जुलियाना की नीनी चलती आ रही थी। एक इंडियन औरत थी जो चंद माह से उनके घर मुलाजमत कर रही थी, बच्चों की देखभाल करती, क्योंकि असरा एक वर्किंग वूमन के साथ साथ एक सियासी बीवी भी थी। गर्ज इस औरत शरिया ने सारा घर संभाल रखा था। सर, वो फूलती सांस के साथ करीब आई। असरा बेगम आर्याना को बुला रही हैं। क्यों? सिकंदर जिद कर रहा है कि वो आर्याना के बगैर कुछ नहीं खाएगा। सिकंदर को बुखार भी हो रहा है। चलो हम वापस चलते हैं। नहीं सर, असरा बेगम ने कहा है कि मैं आपको ट्रैक से ना रोकूं। आप अरसे बाद हॉलीडे पे आए हैं, सिर्फ आर्याना को ले जाओ, आप ट्रैक जारी रखें। वो हमदर्दी से बोली तो आर्याना फ़ौरन बोली, अब जाएं डैड, मैं सिकंदर को संभाल लूँगी। उससे समझदारी से कहा तो उसे मुस्कुरा के सर हिला दिया। आर्याना का एक हाथ उसके हाथ में था, दूसरा हाथ शरिया देवी ने थामा तो वो उसके साथ आगे बढ़ी। फातिह ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। वो मुड़ी और उसको देख के मुस्कुराई। सी यू डैड। और पलकें 2 दफ़ा झपकाई। वो हल्का सा हंसा और उसका हाथ छोड़ दिया। शरिया उसे लिए नीचे उतरने लगी और वो ऊपर पहाड़ी पे चढ़ने लगा। वो चंद मिनट तक ऊपर चढ़ता गया, फिर एकाएक रुक गया। अजीब सा एहसास हो रहा था। सिकंदर तो अभी ठीक था, उसे बुखार क्यों हो रहा है? वो वापस पलट आया। ट्रैकिंग में दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी। वो नीचे उतरने लगा, रफ्तार तेज थी। उसे उम्मीद थी कि वो जल्द आर्याना और शरिया से जा मिलेगा, मगर वो उसे ट्रैक पे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो नीचे उतरता आया। बीच रास्ते में रुक के उसने सेलफोन निकाला और असरा को कॉल मिलाई। सिकंदर ठीक है, उसे क्या होना है? वो मुतमईन लग रही थी। वो एक अजीब सा लम्हा था जैसे कोई रूह खींच लेता है। तुमने शरिया को हमारी तरफ नहीं भेजा? नहीं, मैं तो खुद उस पर गुस्सा बैठी हूँ। वो आधे घंटे से गायब है। क्या वो तुम्हारी तरफ आई है फातिह? वो पूछ रही थी मगर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो फ़ोन रखते एकदम नीचे भागा था। पहाड़ियाँ खामोश थीं, सब्ज़ा मुंह बंद रखे हुए था। आर्याना, आर्याना, वो चिल्लाते हुए नशेब में उतर रहा था। अगला 1 घंटा किसी स्लो मोशन फिल्म की तरह तय हुआ। वो जैसे ही टूरिस्ट स्पॉट तक पहुंचा, असरा, आशर और बच्चे उधर ही आ गए। पल भर में सारी केटिंग आइलैंड को खबर हो गई कि वान फातिह की बेटी गायब है। कैमरों के जलते बुझते फ्लैश, मोबाइल स्क्रीन की रोशनी, पुलिस के सायरन, लोग चिल्ला रहे थे, उसके साथ दौड़ रहे थे। वो भी भाग रहा था, दाएं बाएं हलक के बल चलाते हुए आर्याना को आवाज़ें दे रहा था, मगर आर्याना नहीं थी। वो गायब हो गई थी। किसी ने कहा एक बच्चे को चंद मास्क वाले अफराद वैन में डाल के ले गए हैं। वो सड़क तक भागता आया, ठंडे मौसम में पसीना पसीना हुए, मगर ना कोई वैन थी ना उसका नामो निशान। पुलिस आगे पीछे भागी। किसी ने सीसीटीवी का रिकॉर्ड खोला मगर कैमरे में वैन नहीं थी, ना केबल कार की किसी कैमरे ने शरिया और आर्याना को देखा था। पुलिस वैन को ढूंढती रही और बाद में इल्म हुआ कि वैन की हवाई उड़ाने वाला भी लापता है। वो सिर्फ पुलिस का वक्त ज़ाया करने की कोशिश थी और कामयाब रही थी। कोई वैन नहीं थी, सारी
नाकाबंदियाँ बेसुध थी। चंद मिनट में केबल कार स्पॉट जाए हादसा बन गया। खौफ और राज की फिजा कायम थी। रिपोर्टर्स धड़ाधड़ टीवी चैनल पे बयान दे रहे थे, कैमरामैन तस्वीरें उतार रहे थे। अशर रोती हुई असरा को होटल ले गया, मगर वो वहाँ से नहीं गया। वो केटिंग आइलैंड के रेस्टोरेंट की तरफ आ गया था, आगे पीछे भागते हुए एक एक कमरा चेक कर रहा था। आरियाना आरियाना, क्या वो वाकई उसका नाम पुकार भी रहा था या गला बैठ जाने के बाद सिर्फ लब हिल रहे थे? वो कुछ नहीं जानता था। सारी दुनिया ख़त्म हो गई थी और सिर्फ एक हकीकत बाकी थी, आरियाना नहीं थी। रात से रखती रही, बारिश नहीं हुई, आसमान भी शल था। पुलिस रिपोर्ट तैयार कर चुकी थी, रेस्क्यू टीमें नाकाम लौट चुकी थी, किसी को आरियाना नहीं मिली। कभी इम्कान था कि शरिया अब तक बच्ची को लेकर शहर से दूर जा चुकी होगी। वो इस वक्त एक पुलिस ऑफिसर के साथ वहीं के मकामी रेस्टोरेंट में बैठा था। पुलिस ने उसे बाखबर किया था कि अगवाकार फ़ोन करेंगे। वो चुप बैठा रहा, खिड़की से बाहर से आसमान और दूर तक फैली पहाड़ियाँ देखता रहा। उसका दिल कहता था कि आरियाना यहीं है, वो इन्हीं पहाड़ियों में है, वो करीब है, बहुत करीब। आधी रात बीत गई। जब पुलिस ने उसे घर जाके आराम करने का कहा तो वो बिना एहतजाज किए उठाया, मगर वो घर नहीं गया। वो वापस उसी ट्रैक की तरफ चलता गया, सरसब्ज पहाड़ी पे बना रास्ता जहाँ उसने आरियाना का हाथ आखिरी दफ़ा छोड़ा था। बचपन में जब कोई शेख हो जाती तो उसकी माँ अक्सर कहा करती थी, चीज़ें हमेशा वहीं ढूंढनी चाहिए जहाँ वो खोई थी, वो हमेशा वहीं से मिलती हैं। पुलिस के किसी सिपाही से जो टॉर्च उसने ली थी वो उसके हाथ में थी। उसकी रोशनी अंधेर पहाड़ी पे फेंकता वो इसी जगह वापस आया, फिर वहाँ से नीचे उतरने लगा, बिल्कुल ऐसे जैसे उसने शरिया और आरियाना को उतरते देखा था। पुलिस ने सारा इलाका छान मारा था, मगर वो एक गुमशुदा बच्ची को ढूंढ रहे थे, जबकि वान फाते अपनी 7 साल बेटी को ढूंढ रहा था। वो ट्रैक से हटाया, शरिया फाते के मुड़ते ही बच्चे को बहला फुसला के इस तरफ ले आई होगी जहाँ उसकी मदद के लिए कोई मौजूद होगा। वो उन झाड़ियों की तरफ आ गया जहाँ लोग नहीं चला करते थे। टॉर्च की रोशनी आसपास मुसलसल फेंक रहा था, अलबत्ता वो उसे पुकार नहीं रहा था। उसके अंदाज में एहतियात थी। दूर एक तरफ रोशनी में कुछ चमका, वो तेजी से करीब आया। कैरी में लगा पॉपकॉर्न। उसका दिल जोर से धड़का। वो दौड़ के उस कोने तक आए, यहाँ मिट्टी पे निशानात थे, घास मसला हुआ था, मुज़ाहिमत जोर ज़बरदस्ती। वो पहाड़ी से नीचे उतरता, टॉर्च की रोशनी डालता गया। वहाँ कच्चा रास्ता बना था जिसपे ज़रा देर बाद पॉपकॉर्न का टुकड़ा गिरा नजर आता था। वो तेज से दौड़ने लगा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी फेरी टेल्स की रसिया बेटी जाने उससे हंसल और ग्रेडल की तरह ब्रेड क्रम्ब खुद गिराए थे या जेब से लुढ़कते गए थे। उसका दिल भर आ रहा था, मगर वो दौड़ता गया। वहाँ घसीटने के निशान थे, कदमों के खड़े थे और वो रुक नहीं रहे थे। पुलिस और दूसरे लोगों को वैन के पीछे लगा के वो जो 2 अफराद उसकी बेटी को उठाए हुए थे वो इस रास्ते से निकल गए थे। शरिया अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका साथी भी था। उसे चंद घाटियाँ अबूर की, कुछ परनाले पलांगे और दौड़ता हुआ नीचे उतरता गया। पॉपकॉर्न अब खत्म हो चुके थे। ऊंची नीची घाटियाँ अंधेरे में डूबी थीं। आरियाना, वो चीखा, टॉर्च चारों अतराफ में डाली, वहाँ कोई नहीं था। वो जंगल सा इलाका खामोश पड़ा था। एक तरफ सड़क दिखाई दी थी, वहाँ एक कार खड़ी थी। वो दौड़ के उस तक आया। रास्ते में बाड़ वगैरह लगी थी, मगर उसने फलांग ली। कार लॉक्ड थी और खाली थी। अगर ये अगवा कारों की कार थी तो वो वापस क्यों नहीं गए? वो अभी तक पहाड़ों में क्यों छुपे हुए थे? वो दोबारा से पहाड़ी की तरफ आया और उसे पुकारते हुए नीचे उतरने लगा। आरियाना, आरियाना। मगर अंधेरे में डूबे पहाड़ खामोश रहे। वो सब जानते थे, मगर गम बांटने के आदी ना थे, इसलिए सख्त और ऊंचे थे। नीचे एक छोटा सा झरना बह रहा था, वहीं थका हार उसके किनारे बैठ गया। इर्द गिर्द हशरातों लर्ज रेंग रहे थे या कोई जंगली जानवर इस तरफ आ सकता था, उसे परवाह नहीं थी। वो बस वहीं बैठा रहा। फिर रात की स्याही में सूरज की किरणें घुलने लगीं और पहाड़ रोशन होने लगे तो वो उठ खड़ा हुआ और निढाल कदमों से वापस ऊपर चढ़ने लगा। वो जो पूरी रात की ख्वारी और ठोकरों के बावजूद नहीं मिली थी, वो वापसी पे के चंद कदम उठाने पे मिल गई। एक दरख्त की खो में वो लेटी हुई थी। दूर से उसे देख के फाते ठहर गया, बिल्कुल साकत जामद। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, सफ़ेद स्कर्ट, ब्लाउज और ऊपर जैकेट पहने वो लेटी हुई नजर आती थी। पहलू में ढलके हुए बाजू के साथ पॉपकॉर्न बिखरे थे, साथ ही खून बहता हुआ नजर आ रहा था। वो मन के कदम उठाकर करीब आया और घुटनों के बल आरियाना के पास बैठा। फिर आहिस्ता से उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। उसका चेहरा साफ था, आंखें ज़रा सी खुली थी, मगर चेहरे पे एक खराश भी न थी। सर का पिछला हिस्सा पिचका हुआ था, गर्दन से नीचे जिस्म बुरी तरह मसख हो चुका था, मगर उसका चेहरा साफ शफाफ था, शहजादियों जैसा।
हाँ, सिर्फ वान फातिह जानता था कि उस रोज़ आरियाना मर गई थी। सुबह फैल रही थी जब उसने गर्दन झुका के देखा तो दूर नीचे खाई में उसे दो लाशें दिखाई दे रही थी। एक शरिया की थी, दूसरी उसके साथी की थी। उनका मंसूबा बच्ची को यरगमाल बनाने का था, मगर पहाड़ी से उतरते हुए या तो अगवाकार फिसला था या शायद आरियाना मुजाहमत कर रही थी और यूं वो तीनों बुलंदी से नीचे गिरे थे। आरियाना शायद सॉफ्ट तक किसी चट्टान पे गिरी और वो दोनों मज़ीद नीचे लुढ़कते गए थे। इनकी हलाकत मौके पे ही हो गई थी और लाशों की हालत बुरी थी। मगर फातिह ने फिर से आरियाना को देखा। आरियाना का चेहरा साफ और निखरा हुआ था, लब हल्की मुस्कुराहट में ढले हुए थे। शायद वो इस बात पे खुश थी कि उसने अगवाकार को धक्का दिया है, मगर धक्का खाते ही वो आरियाना को साथ लेकर गिरा था। वह तकलीफ़ से तड़प तड़प के नहीं मरी थी। वो इतनी तेज़ी से नीचे आन गिरी थी कि यकीनन उसकी मौत फ़ौरन हुई थी। चंद लम्ब सेकंड्स में मुस्कुराहट को लबों से जुदा होने का वक्त भी नहीं मिला था और पॉपकॉर्न से कैरेमल की खुशबू अभी तक आ रही थी। वो कभी ज़िंदगी में ऐसे नहीं रोया था जैसे उस धुंधली सुबह आरियाना के सिरहाने बैठ के रोया था। वो बार बार उसका सफ़ेद चेहरा चूमता, फिर सर झुकाए रोने लग जाता। हाथ खून आलूद हो गए, गर्दन आंसू से भीगती रही और वो रोता गया। कितने घंटे, कितने पहर वो वहाँ बैठा रहा उसे याद नहीं। फिर वो उठा, हाथों से चेहरा साफ किया और करीब से मिट्टी खोदने लगा। अपने नाखूनों से मिट्टी खोद खोद के गड़ा बनाया, फिर अपनी ऊपरी शर्ट उतारी, उसमें एहतियात से बच्चे के आसा को लपेटा। सर के नीचे उसका जिस्म ऐसा कीमा बना हुआ था कि हाथ लगाने भी आज़ाब भुरभुरी मिट्टी की तरह बिखरने लगते थे। इस हालत में कोई इस बच्ची को नहीं देखेगा ये तो तय था। आंसू बराबर आंखों से बह रहे थे, मगर अब वो बेआवाज़ थे। उसने आरियाना को घटरी सूरत कब्र में डाला, फिर नीचे उतर आया। झरने के पानी से वज़ू किया। गर्म दिल पे ठंडी फवारें मज़ीद घायल करती गई। वापस आके कब्र के किनारे उसने आरियाना के लिए आखिरी नमाज़ पढ़ी, फिर बदिक्कत हिम्मत मुजतमा की और गड्ढे को मिट्टी से भरने लगा। पत्थर उठा के ऊपर रखे, भारी वज़नी पत्थर। कब्र बंद हो गई। आरियाना आरामदेह जगह पे पहुंच गई तो वो उठा। एक नज़र नीचे देखा, जहां दूर कई सौ फुट नीचे दो लाशें पड़ी थी। उसे उनसे नफरत भी नहीं महसूस हुई। वो जानता था इनको सूफिया ने भेजा था, उनको तो सिर्फ आरियाना को अगवा करना था। वो नहीं चाहते थे कि वो मर जाए। असरा को अशर घर ले गया था, वो भी अपनी कार में सीधा KL आ गया। किससे मिले बगैर कमरे में आ गया। खून आलूद शर्ट तो आरियाना के साथ दफन हो गई थी, मगर नीचे वाली शर्ट पे भी धब्बे थे। उसने लिबास तब्दील किया और ताज़ा दम होकर बाहर आया तो असरा सामने आ खड़ी हुई। वो रो रही थी, उससे पूछ रही थी कि आरियाना मिली या नहीं। मैं वहाँ गया था, वो नहीं मिली। उसने बस इतना जवाब दिया। असरा के आंसू मज़ीद तेज़ी से बहने लगे। वान फातिह बिल्कुल संजीदा था, चुप, खामोश। ये भी एक आर्ट था, उसने सीख लिया था। अगले दिन चंद दिन तफ्तीश होती रही। सारे मुल्क में सोग सा था, सिर्फ आरियाना की वजह से नहीं, बल्कि उन दिनों मलेशिया की हुकूमत और बाकी कम्युनिस्ट पार्टी की अस्करी लड़ाइयाँ उरूज पे थीं। बहरहाल उसने पुलिस को उस मुश्तबा कार की इतला दे दी थी। उन्होंने जल्द ही इस आदमी को ट्रेस किया। उसका ताना बाना सूफिया रहमान की एक फैक्ट्री के किसी मुलाजिम से मिलना था। ना भी ट्रेस होता तो सबको मालूम था ये किसी और की नहीं, हुक्मरान ख़ानदान की हरकत थी। वो जानता था कि वो आरियाना को मारना नहीं चाहते थे, अगवा करके प्रेशर डालना मकसद था। जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था, मगर बहरहाल वही उसके ज़िम्मेदार थे। पुलिस को उन दोनों की लाशें भी नहीं मिली। शायद उनको गिद्ध खा गए थे, मगर उनकी गुमशुदगी और उनका सूफिया रहमान से ताना बाना मिल जाना, यही हंगामा खड़ा करने को बहुत था। जिस दिन पुलिस की हतमी रिपोर्ट सामने आई, उसी दिन कम्युनिस्ट पार्टी की मुसल्लह अरकान ने फ़ौज के साथ झड़पें तेज़ कर दी। जो सुबह वो असरा के पास आए तो वो बेड के किनारे अकड़ू बैठी खाने को तक रही थी जो अनछुआ रखा था। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और आंखें बेकैफ थी। आज आरियाना को खोए चौथा दिन था और वो सदियों की बीमार लगती थी। फातिह को दाखिल होते देख के उसने चौंक के नजरें उठाई। उनमें आस सी जागी। आरियाना। अब वो आरियाना मिली नहीं पूछते थे, सिर्फ एक नाम काफ़ी होता और सारे सवाल उसी में शामिल होते। वो हर दफ़ा नफ़ी में सर हिलाता था, आज नहीं हिलाया। उसके सामने जाकर बैठा, उसके हाथ थामे जो ठंडे पड़ रहे थे। असरा, जो मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। हो सकता है वो हमें कभी ना मिले दोबारा, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं है। वो है, कहीं ना कहीं है।
उसे देखते हुए वो नरमी से समझा रहा था। असरा की आंखें भीगने लगीं। अब हमें सब्र करना है, अपने बाकी दोनों बच्चों को संभालना है। 1 घंटे बाद रिपोर्टर्स हमारे घर के दरवाजे पे मौजूद होंगे। हम दोनों को साथ बाहर निकलना है और बड़े सब्र और हौसले से दुनिया को बताना है कि हम अपनी बच्ची के लिए पुरुम्मीद हैं। वो कभी ना कभी हमें मिल जाएगी, मगर इस वक्त हमें इन फौजियों के दर्द को समझना है जो इन झड़पों में शहीद हो रहे हैं। असरा एक लफ्ज़ पे चौंक गई। क्या वो हमें मिल जाएगी फातेह? हो सकता है वो हमें कभी ना मिले, लेकिन मुझे यकीन है वो किसी और को मिल जाएगी। किसी ने उसे संभाल लिया होगा और वो वहाँ खुश रहेगी। वो कुछ और कह रहा था, मगर असरा को इस बात ने नई उम्मीद दी थी। उसने आहिस्ता से आंखें साफ की। वो जिंदा है, मुझे यकीन है वो हमें मिल जाएगी। उसने कहते हुए ट्रे अपने करीब की तो आंखें फिर से उबल पड़ी। वो खामोशी से उसे देखता रहा। वो जानता था वो असरा को वो सब नहीं बता सकता जो उसने देखा था। वो सच में झूठ की आमेज़श नहीं कर सकता था, और असरा सच सुनने की ताब नहीं रखती थी। सो इस वक्त वान फाते जो सच को सच छुपा देना ही बेहतर लगा था। उसे लगा था ये झूठ नहीं होता, मगर ये कुछ तो होता है ना। झाग में उभरते डूबते मनाजिर तेजी से तब्दील हो रहे थे। फाते चट्टान पे खड़ा लहरों को पत्थरों से सर पटकते देखता रहा। उसकी मुस्कुराहट की सुगवारियत हनूस कायम थी। अगला मंजर जो पानी की सतह पे चमकने लगा वो इसके बेडरूम का था। वो सिंगार मेज के शीशे के सामने खड़ा था। बाहर से अशर आवाज़ दे रहा था, आबेंग, रिपोर्टर्स पहुंच चुके हैं। वो आईने के सामने खड़ा था, ब्लैक पैंट पे सफ़ेद शर्ट पहने हुए, जिसके कॉलर खड़े और कफ खुले थे। आ रहा हूँ, उसने जवाबन कहा तो अशर दरवाजे से हट गया। फाते ने कफ के बटन बंद करने शुरू किए। पहाड़ी के दामन में सुर्ख माए में भीगी लाश नज़रों के सामने घूमने लगी। उसने दूसरे कफ का बटन काज में डाला। वो दो जानू बैठे, झुक के इसका सफ़ेद चेहरा चूम रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। फाते ने खुश्क आंखों से आईने में अपना अक्स देखते शर्ट का निचला बटन बंद किया। वो हाथों से नाखूनों से ज़मीन खोद रहा था। आंसू बराबर मिट्टी पे गिर रहे थे। 2-3 उसने ऊपरी बटन बंद किया और टाई उठाई। वो गठरी को घड़े के अंदर लिटा रहा था। फिर मिट्टी में अटी आस्तीन से गीली आंखें पूंजी। टाई की गिरा बांधते हुए वो आईने में नजर आती अपनी आंखों को देख रहा था। वो सीनों पे बाजू बांधे कब्र के सरहाने खड़ा नमाज पढ़ रहा था। अच्छे साथ के साथ दोनों मंजर, जब उसने हरियाणा की कब्र में आई थी वो और अभी वाला मंजर साथ के साथ बताए जा रहे हैं। सही। उसने कोट पहना, शिकने बराबर की और परफ्यूम उठाया। वो मिट्टी की ढेरी के सामने अकड़ू बैठा था, वीरान, खामोश। अब आंखें खुश्क थी। अब सिर्फ दुनिया में खामोशी थी। परफ्यूम छड़का, ब्रश से बाल दुरुस्त किया और आखिरी नज़र खुद पर डाली। चेहरा खामोश था और आंखों से जैसे सब कुछ चला गया था। कुछ ऐसा जो अब कभी लौट के नहीं आना था। कुछ देर बाद वो घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था। असरा उसके साथ थी। स्टूल सर पे लिया। उसकी आंखें खुश्क मगर वीरान थीं। माइक और कैमरे उनके सामने थे और वान फातेह तेज धूप के बायस आंखों के पुतलियां से जरा सुकेड़े कह रहा था, दुनिया में हर मसला अल्लाह की तरफ से हमारा इम्तिहान होता है और अल्लाह शाहिद है हम इस इम्तिहान में नाकाम नहीं हुए। वो सरसब्ज पहाड़ियों के दामन में पथरीली सी ढकी कब्र के सरहाने अकड़ों बैठा था। गीली ज़मीन, गीली आंखें दूर आसमान को देख रही थी। हमारी बेटी 5 दिन पहले केबल कार स्पॉट पे हमसे बिछड़ गई। पुलिस का हाल उसको ढूंढ नहीं सकी, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये किसका काम है। साफियों ने एकदम सवालों के बौछार कर दी, मगर उसने हाथ उठा के उन्हें खामोश कराया। वो अभी तक मिट्टी और पत्थरों की ढेरी के किनारे बैठा था। इर्द गिर्द पहाड़ तन्हा और खामोश खड़े थे। मैं अपनी बेटी के ऊपर सियासत करूंगा, ना किसी को करने दूंगा। हो सकता है वो हमें मिल जाए, हो सकता है वो हमें कभी ना मिले, लेकिन इस वक्त हमारा मुल्क एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उसने आहिस्ता से कब्र के पत्थरों को छुआ, इन पे नरमी से हाथ फेरा था। इस वक्त सारे ईवान को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। ये लड़ाइयों का वक्त नहीं है। अगर हमने इन कम्युनिस्ट इंतहा पसंदों को शिकस्त देनी है तो हमें अपने ज़ाती इख्तिलाफात भुला के एक पेश पे इकट्ठा होना पड़ेगा। अब वो बिखरे हुए पॉपकॉर्न चुन रहा था। वो जो आंखों से खोया था वो वही खोया था। मैं कल पार्लियामेंट जाऊंगा, बारिश नेशनल और हमारे चेयरमैन के साथ। हम सब कर वज़ीर आज़म आज़र रहमान के साथ बैठेंगे और कम्युनिस्ट तंजीम के साथ मुआहदे का ड्राफ्ट तैयार करेंगे।
माइक उसके चेहरे के आगे लहरा रहे थे और कैमरों के फ्लैश जल बुझ रहे थे। वो दाएं से बाएं रिपोर्टर्स के चेहरों को देखते हुए कह रहा था, जो खोया वो वही रह गया। पॉपकॉर्न उसने जेब में डाल दिया। वो ऊपर चढ़ा रहा था। ऊपर एक लंबा सफ़र पड़ा था जो उसे तय करना था। मैं भूलूंगा नहीं ये सब। वज़ीर आज़म को ये बात याद रखनी चाहिए कि वान फातिह कभी नहीं भूलेगा जो उसकी बेटी के साथ हुआ। लेकिन इस वक्त अगर हम इकट्ठे ना हुए तो हमारे फ़ौजी मरते रहेंगे। मैंने अपना बच्चा खोया है। मैं नहीं चाहता अब कोई मज़ीद अपना बच्चा खोए। वो ऊपर चढ़ता जा रहा था। झाड़ियाँ, पत्थर, घास, वो हर शे अबूर कर रहा था। आंखें खुश्क थी। मैं किसी के ख़िलाफ़ कोई केस नहीं करने जा रहा। इस वक्त मेरा मुल्क किसी लड़ाई का मुतामिल नहीं हो सकता। मैंने आरियाना के मामले को अल्लाह पे छोड़ दिया है। मैं इस वक्त सिर्फ अमन अमान का सोच रहा हूँ। आपके आने का शुक्रिया। उसने हाथ उठा के ज़रा सा लहराया, फीका सा मुस्कुराया और वो दोनों मियाँ बीवी पलट गए। दरवाज़ा खोला और अंदर चले गए, जब कि इनके पीछे कैमरों के फ्लैश धड़ाधड़ जलते बुझते रहे। बिलाखिर दरवाज़ा बंद हो गया। वो अभी तक चट्टान के ऊपर खड़ा था, जेबों में हाथ डाले, ज़ख्मी सा मुस्कुराते हुए। सफ़ेद शर्ट बार बार हवा से फड़फड़ाती और उड़ती। वो पॉपकॉर्न के टुकड़े उसने किसी तबर्रुक की तरह अपने पास संभाल रखे थे। दो दाने इसके वॉलेट में होती थे। गुजरते माहौसाल ने उनको सुखा दिया था, मगर वो मौजूद थे। दूर एक मिले नौजवान किसी भूरे बालों वाली फॉरेनर लड़की के साथ साहिल पर चलता हुआ आ रहा था। वो दोनों बातों में मगंधे गए कि लड़के की नज़र चट्टान पे खड़े फाते पे खुली तो उसका मुंह खुल गया। ये वान फाते है, बेयकीनी से बोला तो लड़की ने माथे पे हाथ का छज्जा बना के उस जानिब देखा, फिर नाक से कोड़ी। तुम लोग इस आदमी के लिए इतने पागल क्यों हो? क्या इसलिए कि वो वजीह और ख़ूबसूरत है? नौजवान ने बुरा मुंह बना के उसे देखा। वो एक अच्छा और ईमानदार सियासतदान है। हमारे मुल्क में इस तरह के बहुत से सियासतदान होते हैं जो इतने ही नेचुरल और ईमानदार होते हैं। इस आदमी में ऐसा क्या है जो तुम लोग इससे इतनी मोहब्बत करते हो? मैं तुम्हें जज नहीं कर रही, सिर्फ पूछ रही हूँ। पहले इतनी मोहब्बत नहीं करते थे, ये अच्छा लगता था बस। लेकिन फिर वो बेताबी से दूर खड़े तन्हा आदमी को देख के बताने लगा, फिर इसकी बेटी खो गई। कुछ कहते हैं वो सिर्फ खोई है, कुछ कहते हैं शायद वो मर गई हो, लेकिन लाश वगैरह नहीं मिली। मगर सारा मुल्क जानता था कि सूफिया रहमान और उनके वालिद ने करवाया है। उस वक्त मुल्क में वैसे ही इंतशार फैला था। अगर वान फाते चाहता तो हुकूमत गिराने के लिए सड़कों पे आता, लोगों को इकट्ठा करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो डिवाइडिंग फोर्स नहीं बना। उसने लोगों को इकट्ठा किया, ख़ुद को मजलूम बना के नहीं पेश किया। वो सर्वाइवर बन के सामने आया। उससे बेटी के नाम पे वोट नहीं मांगे। सियासतदान अपने ख़ानदान के अमवात या हादसों को कैश करवाते हैं सारी दुनिया में, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने मुल्क को टूटने नहीं दिया। फिर कम्युनिस्ट पार्टी से मुज़ाकरात हो गए और मलेशिया में अमन हो गया। उस वक्त से लोग उसकी दिल से इज़्ज़त करने लगे। तो मुज़ाकरात के बाद उसने केस को फॉलो क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं होता हेलेन। जब आप एक दफ़ा वक़ार के मुज़ाहरे करते हो तो फिर थूके को नहीं चाटते। जब मामला जाने दिया तो जाने दिया। बहरहाल उसी दिन के बाद वो मज़ीद मकबूल होता गया। फिर मोबाइल निकाल के बेकरारी से बोला, आओ सेल्फी लेते हैं उसके साथ। लड़की मुस्कुरा दी और वो दोनों तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े। लड़की के पास DSLR कैमरा था। वो बराबर फादे की तस्वीर उतार रही थी। वह पलट गया था। वो तस्वीर पुश्त की आ रही थी, मगर वो बनाती गई। सर अस्सलाम वालेकुम। वो जोश सा नौजवान करीब आया और उसे पुकारा तो वो पलटा, फिर उसे देख के मुस्कुराया और हाथ मिलाया। मैं करीम जुल्किफ़ली हूँ सर। अच्छा, क्या करते हो तुम करीम? सर मैं PhD डॉक्टर हूँ और ये मेरी दोस्त हेलन है जो कनाडा से आई है। वो जज्बात से गुलाबी पड़ता कह रहा था, क्या हम सेल्फ़ी ले सकते हैं? श्योर। उसने सर को खम दिया और वो दोनों इसके दाएं बाएं खड़े हो गए। वान फाते ने हाथ सामने बांध लिया और स्क्रीन में देख के मुस्कुराया। लड़का तस्वीर उतारता गया। फिर जब उसने कैमरा नीचे कर लिया तो फाते उसकी तरफ घूमा। तो तुम PhD डॉक्टर हो? किस चीज़ में? केमिस्ट्री में सर। खुशी से बताया। करीम तुम्हें मालूम है हमारे मुल्क को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? नौजवान ने पहले लड़की को देखा, फिर फाते को, फिर जहन में उसकी सारी तकारीर और इंटरव्यूज़ दोहराया और जल्दी जल्दी बताने लगा। धांधले के बगैर साफ शफाफ इंतखाबात की और करप्शन से पाक मजबूत इदारों की और हुक्मरानों की एहतसाब की।
फ़ातिह एकदम खिल के हंस दिया। करीम महजूज अंदाज में उसके कंधे पे हाथ रखा। करीम, मैं कह रहा था कि हमें इस वक्त तुम जैसे पढ़े लिखे नौजवानों की सियासत में ज़रूरत है। फिर उसका कंधा थपका और मुस्कुरा के आगे बढ़ गया। वो दोनों लाजवाब से दम खुद से उसको जाते देख रहे थे। जेबों में हाथ डाले वो तवाना और मजबूत आदमी अब रेत पे दूर जाता दिखाई दे रहा था। इसलिए हम उससे मोहब्बत करते हैं, लड़की ने नौजवान को कहते सुना तो सर को जुम्बिश थी। अल्फाज ख़त्म हो गए थे। साहिल पे चंद स्याहों ने उसे देख लिया था और अब वो दौड़ दौड़ के उसके पास आ रहे थे। फ़ातिह मुस्कुरा के तस्वीर बनवाने रुक गया था। दोपहर का सूरज अब ढल गया था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट पे बड़ी एपिसोड कर ली है। इंशाअल्लाह आगे भी इसको कंटिन्यू रखूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।